नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स टॉक विद हिमांशु हुसैन। दोस्तों, इस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं राम शरण शर्मा जी की भारत का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, इस बुक के हम 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 22वें चैप्टर जो हमारा चल रहा है, सुदूर दक्षिण में इतिहास का उद्भव। दोस्तों, अगर आप चैनल से नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारा 22वां चैप्टर है। बुक का नाम है राम शरण शर्मा भारत का प्राचीन इतिहास। चैप्टर का नाम है हमारा सुदूर दक्षिण में इतिहास का उद्भव, जो हमारा 22वां चैप्टर है। इसकी पहली ही हेडिंग है दोस्तों हमारा, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और जो शब्द आपको समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी पहली ही हेडिंग है महापाषाणिक पृष्ठभूमि। प्रागैतिहासिक युग के बाद कई वस्तुएं ऐतिहासिक युग की शुरुआत का संकेत देती हैं, जैसे लोहे के फाल वाले हल से खेतों की जुताई करने वाले ग्रामीण समुदायों का बड़े पैमाने पर बसना, राज्य व्यवस्था का गठन, सामाजिक वर्गों का उदय, धातुओं के सिक्कों की शुरुआत, लिखने की कला का प्रचलन और लिखित साहित्य की शुरुआत। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक इनमें से कोई भी घटना भारतीय प्रायद्वीप के केंद्र कावेरी डेल्टा के ऊपरी हिस्सों में नहीं घटी थी। इस समय तक इस प्रायद्वीप के ऊपरी हिस्सों में बसे लोग महापाषाण निर्माता कहलाते थे, जिनके पता उनकी दुर्लभ वास्तविक बस्तियों से नहीं बल्कि उनकी कब्र की संरचनाओं से चलता है। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से घिरे होने के कारण इन कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इनमें केवल दफनाए गए मनुष्य के कंकाल ही नहीं, मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं। हमारे पास प्रारंभिक लौह युग या प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के महापाषाण्य या काले लाल मृदभांड के 104 उत्खनन स्थलों की सूची है। यद्यपि इनमें से कुछ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, किंतु अधिकतर दक्षिण भारत में ही स्थित हैं। महापाषाण्य लोग लाल मृदभांड सहित विभिन्न प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोगों के बीच काले और लाल मृदभांड ज़्यादा लोकप्रिय थे। ये इतने ज़्यादा प्रचलित और महत्वपूर्ण थे कि पुरातत्वविद द्वारा शुरू में काले लाल मृदभांडों को महापाषाणिक मृदभांड कहा जाने लगा था। मृत शरीर के साथ कब्रों में सामान दफनाने की प्रथा स्पष्ट इस विश्वास पर आधारित थी कि मृतात्मा को परलोक में इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। आज हमें इन सामानों से उनकी आजीविका के स्रोत का पता चलता है। इन महापाषाण्य वस्तुओं में लोहे के बने तीर, भाले, खुरचन, हंसिया और त्रिशूल पाए गए हैं। त्रिशूल को बाद में शिव से जोड़कर देखा गया। हालांकि दफनाए गए सामानों में कृषि उपकरणों की संख्या की तुलना में लड़ने और शिकार करने वाले हथियारों की संख्या अधिक है, जिससे प्रतीत होता है कि महापाषाण्य लोग उन्नत कृषि नहीं करते थे। आते हम पेज नंबर हमारा 200 पर, यही हेडिंग चलेगी हमारा भी। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के सभी ऊपरी इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी बहुतायत आबादी पूर्व आंध्र और तमिलनाडु में मिलती है। महापाषाण संस्कृति का आरंभ ईसा पूर्व 1000 से माना जा सकता है। हालांकि कई उदाहरणों में महापाषाणिक अवस्था ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 1ली शताब्दी तक और कहीं कहीं तो ईसा की शुरुआत शताब्दियों तक भी मालूम पड़ती है। अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित चोल, पांड्य और केरल पुत्र चेर संभवतः भौतिक संस्कृति के उत्तर महापाषाण युग के थे। तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में महापाषाण लोगों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। वे मृतकों की अस्थियां लाल बर्तननुमा कलश में डालकर गड्ढों में दफनाते थे। कई जगह ये कलश पत्थर से घिरे नहीं होते थे और कब्र में भी अधिक वस्तुएं नहीं होती थी। कलशनुमा बर्तन में दफनाने की यह प्रथा कृष्णा गोदावरी घाटी में प्रचलित पत्थरों से घिरे शवों या खोदी गई कब्रों से भिन्न थी। लोहे का प्रयोग करने के बावजूद यह महापाषाण्य लोग बसने एवं शवों को दफनाने के लिए पहाड़ी ढलानों की पसंद करते थे। महापाषाण लोग धान और रागी का उत्पादन तो करते थे, किंतु उनके द्वारा की जा रही खेती बहुत ही कम जमीन पर होती थी। वे सामान्यतः घने जंगलों के कारण मैदानी या निचले इलाकों में नहीं रहते थे। राज्य और निर्माण और सभ्यता का विकास। दोस्तों, ये हमारी नई हेडिंग है, राज्य निर्माण और सभ्यता का विकास। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक महापाषाण लोग ऊपरी क्षेत्रों से उतरकर नदी तट के उपजाऊ घाटियों में बस गए और डेल्टाई क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया।
कई व्यापारी विजेता जैन, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारक उत्तर से प्रायद्वीप के अंतिम हिस्सों तक पहुंचे, जिनके साथ लाए गए विभिन्न भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के साथ इन स्थानीय महापाषाणिक लोगों का संपर्क हुआ, जिसके कारण यह लोग बरसाती धान जैसी फसलें उपजाने लगे। उन्होंने कई गांव एवं नगर बसाए और उनके बीच सामाजिक वर्ग विकसित किए। उत्तर और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क, जिसे तमिश्कम कहा जाता है, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। उत्तर के लोगों ने दक्षिण जाने वाले मार्ग दक्षिणापथ का महत्व जाना, क्योंकि दक्षिण से सोना, मोती एवं विभिन्न कीमती रत्न प्राप्त होते थे। पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगस्थनीज को पांड्य देश का ज्ञान था। प्रारंभिक संगम ग्रंथों में गंगा और सोन नदी तथा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख, अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य की सीमाओं पर बसे चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यवतों का उल्लेख है। इनमें से अभी तक केवल सत्यवतों की स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है। इनमें ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोगों का भी उल्लेख है। अशोक की देवप्रिय उपाधि भी एक तमिल नायक ने ही धारण की। यह सब जैनों, बौद्धों, आजीविकाओं और ब्राह्मणों द्वारा धर्म प्रचार व सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही व्यापारियों के आगमन के फलस्वरूप नवपाषाण काल के अस्थियों के औजार बुजुर्ग। नवपाषाण काल में अस्थियों के औजार थे दोस्तों, जो इस प्रकार थे, देख सकते हैं आप। आते हैं हमारा पुरानी हेडिंग पर ही, मानव आकृतियों बनी तांबे की कुल्हाड़ी। दोस्तों देखो, ये तांबे की कुल्हाड़ी है, मानव आकृति की तरह बनी हुई है। भारत कला भवन बनारस में मौजूद है। ये देखो, मात्र देवी टेराकोटा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये स्त्री की मूर्ति है, मात्र देवी टेराकोटा से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये देखिए, बैल चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है हमारा। और ये धोलावीरा का उत्तरी द्वार देख सकते हैं आप। ये अजंता की अप्सरा है, ये वहाँ की गुफा का चित्र है दोस्तों। ये है सांची, ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक यहाँ सांची का स्तूप है दोस्तों, देख सकते हैं आप फोन में। ये दोस्तों विदिशा, ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक। और यहाँ देखिए बुद्ध, मथुरा, ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक बुद्ध, भगवान बुद्ध का चित्र है। तो देखिए चिन्हित मुद्राएं बुद्ध काल की, एक तरह से हम जैसे आज रुपए को देखते हैं ना, 1 रुपए को, वैसे ही उस समय देखो ये कुछ मुद्राएं हैं उस पुराने समय की। ये देखिए मथुरा में मृक्ष कटिका की कलाकृतियां, कुषाण काल की 2वीं शताब्दी। ज्यादातर मूर्तियां दोस्तों पत्थरों को काटकर ही बनाई गई हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, स्तूप नालंदा गुप्त काल। और यहाँ देखिए गुप्त काल के सिक्के। यह है रथ महाबलीपुरम गुप्त काल का, जो बनाए गए हैं वहाँ उस समय के। नर नारायण देवगढ़ गुप्त काल से। गुप्त काल में दोस्तों, गुप्त काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं, चाहे सोने चांदी सिक्कों के लिए या फिर अपना कलाकृतियों के लिए भी। आते हैं हम अपना हेडिंग पर। 201 पेज नंबर है हमारा, हुआ है। उल्लेखनीय है कि अशोक के अभिलेख मुख्य मुख्य राजमार्गों पर स्थापित किए गए थे। इन प्रारंभिक तमिल ब्राह्मणी अभिलेखों में विभिन्न संप्रदायों की गतिविधियों का उल्लेख है, जिनमें स्पष्ट होता है कि दक्षिण में गंगा नदी का सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक प्रभावशाली था, किंतु बाद में ब्राह्मणिक प्रभाव तमिश्कम पर भी प्रचुरता से मिलता है, जो कि 4वीं शताब्दी के बाद संभव हुआ। अंततः तमिल संस्कृतियों के कई तत्व उत्तर में फैले और ब्राह्मणिक ग्रंथों में भी कावेरी को भारत की पवित्र नदियों में से एक माना गया। दक्षिण में लोहे की तकनीक प्रयोग से वनों की कटाई और हल द्वारा खेती को बढ़ावा मिला, शायद जिसके प्रसार के बिना ये दक्षिणी राज्य विकसित नहीं होते। इसके अलावा जनपद और मगध साम्राज्य के पंचचिन्हित सिक्कों के प्राप्त होने से भी उत्तर दक्षिणी व्यापार के विकसित होने के संकेत मिलते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार ने चोल, चेर और पांड्य राज्यों के उदय में भी योगदान दिया। पहली शताब्दी से ही इन राज्यों
तीनों राज्यों के शासक एक और दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों से दूसरी और रोमन साम्राज्य के पूर्व पूर्व उपनिवेशों से विशेषकर मिस्र के साथ किए गए निर्यात और आयात गतिविधियों से लाभान्वित होते रहे। नई हेडिंग हमारे दोस्तों 3 प्रारंभिक साम्राज्य। कृष्ण नदी के दक्षिण में स्थित भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर 3 राज्यों में विभाजित था, चोल, पांड्य, चेर या केरल। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। उन्होंने कहा है कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और एक महिला द्वारा शासित था, जो पांड्य समाज में कुछ हद तक मात्र सत्तात्मक प्रभाव को दर्शाता है। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग पर था, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु की राजधानी मदुरै सहित आधुनिक जिले तिरुनेलवेली, रामनंद और मदुरै शामिल थे। ईसा की शुरुआत शताब्दियों में रचित तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है, जिसमें पांड्य शासकों का उल्लेख है, किंतु इसका कोई सुसंगत इतिहास नहीं मिलता है। सिर्फ 2-1 पांड्य विजेताओं का उल्लेख मिलता है। हालांकि संगम साहित्य के अनुसार राज्य धनी और समृद्ध था। पांड्य राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे। बाद में उन्होंने रोमन सम्राट अगस्टस के पास अपने राजदूत भी भेजे। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था और ईसा की शुरुआत शताब्दियों में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करते थे। चोल साम्राज्य प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में चोल मंडलम कोरोमंडल कहा जाता था। यह पांड्य क्षेत्र के उत्तर पूर्व में पेन्नार और वेला नदियों के बीच स्थित था। संगम ग्रंथों से चोलों के राजनीतिक इतिहास का भी कुछ पता चलता है। इनका मुख्य राजनीतिक केंद्र उरैयूर में था, जो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं। और ऐसा लगता है कि पेज नंबर हमारे दोस्तों 202 है। ऐसा लगता है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य में अलारा नामक एक चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और लगभग 50 वर्षों तक इस पर शासन किया। चोलों का स्पष्ट इतिहास दूसरी शताब्दी में उनके प्रसिद्ध राजा करकल से शुरू होता है। उन्होंने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। यह श्रीलंका से बंदी बनाकर लाए गए 12,000 गुलामों के श्रम से बनाया गया था। चोल राजधानी पुहार की पहचान कावेरीपट्टनम से की गई है। यह व्यापार और वाणिज्य का एक अच्छा केंद्र था। उत्खननों से पता चलता है कि यहाँ एक विशाल बंदरगाह था। सूती कपड़ों का व्यापार चोलों की संपत्ति के प्रमुख स्रोतों में से एक था। उनके पास एक कुशल नौसेना भी थी। करकल के उत्तराधिकारियों के समय चोल साम्राज्य की शक्ति में तेजी से गिरावट आई। उनकी राजधानी कावेरीपट्टनम को नष्ट कर उस पर कब्जा कर लिया गया। उनकी 2 पड़ोसी शक्तियों चेर और पांड्य ने चोल साम्राज्य के अंदर अपना अपना राज्य फैलाना प्रारंभ किया। चोलों ने जो बची कुची शक्ति थी, वह भी उत्तर से पल्लवों के हमलों में समाप्त हो गई। अंततः ईसा की चौथी से लेकर 9वीं शताब्दी तक चोलों ने दक्षिण भारत इतिहास में आंशिक भूमिका ही निभाई। चेर या केरल देश पांड्यों के उत्तर और पश्चिम में स्थित था। इसमें समुद्र और पहाड़ के बीच की वह संकरी भूमि शामिल थी, जिसमें आधुनिक केरल और तमिलनाडु के हिस्से शामिल हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में चेर राज्य चोल और पांड्य की ही तरह महत्वपूर्ण। उनकी यह प्रगति रोमनों के साथ व्यापार के कारण हुई थी। रोमन ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु मुजिरिस में 2 सैनिक टुकड़ियां स्थापित की थीं, जो चेर साम्राज्यों में कांगनोर नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने वहां अगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। चेरों का इतिहास चोलों और पांड्यों के साथ लगातार युद्धों का इतिहास है। यद्यपि चेरों ने चोल राजा करकल के पिता को मार डाला, किंतु इस संघर्ष में चेर राजा को भी अपना जीवन खोना पड़ा। बाद में दोनों राज्य अस्थायी रूप से मित्र बन गए और वैवाहिक गठबंधन भी कर लिया। इसके बावजूद चेर राजा पांड्य शासकों के साथ मिलकर चोलों के विरुद्ध हो गए, लेकिन चोलों ने इन दोनों ही सहयोगियों को हरा दिया। कहा जाता है कि चेर राजा पीठ की तरफ से घायल हो गया था, जिस शर्मिंदगी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। चेर कवियों के अनुसार उनके सबसे महान राजा सेंगुतवन थे, जिन्हें लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता था। उसने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर अपने चचेरे भाई का सिंहासन पर बैठाया था। कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर दिशा पर हमला कर गंगा पार किया। हालांकि यह अतिशयोक्ति लगती है। ईसा की दूसरी शताब्दी के बाद चेर का पतन हो गया और हम 8वीं शताब्दी तक इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते।
इन राजधानियों का राजनीतिक इतिहास मुख्य रूप से एक दूसरे और श्रीलंका के साथ युद्ध की कहानी में है। पेज नंबर हमारा 203 है दोस्तों। हालांकि ये राज्य युद्ध के कारण कमजोर तो हुए, परंतु वे उनके प्राकृतिक संसाधनों और विदेशी व्यापार से लाभान्वित भी बहुत हुए। वे मसाले, विशेष रूप से काली मिर्ची उपजाते थे, जिसकी पश्चिमी दुनिया में बहुत मांग थी। उन्हें अपने हाथियों से हाथी दांत प्राप्त होते थे, जिसे उन्होंने पश्चिम में आपूर्तियों की। जहां हाथीदांत अत्यधिक मूल्यवान हुआ करते थे, वे समुद्र से मोती निकालते थे। खानों में कीमती पत्थर भी, जिनका पश्चिम में पर्याप्त निर्यात हुआ। इसके अलावा उन्होंने मलमल और रेशम का भी उत्पादन किया। कहा जाता है कि उनके सूती कपड़े सांप के कुचले जैसे महीन होते थे। प्राचीन तमिल कविताओं में रेशम पर नक्काशीदार बुनाई का भी उल्लेख है। उदयूर अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में तमिलों ने एक और ग्रीक या मिस्र के हेलेनिस्टिक साम्राज्य और अरब के साथ तो दूसरे और मलय द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापार किया। इस व्यापार के परिणाम स्वरूप चावल, अदरक, दालचीनी आदि अन्य सामग्रियों के लिए यूनानी भाषा में नए शब्द शामिल किए तमिल भाषा से ही आए। जब मिस्र एक रोमन प्रांत बन गया और पहली शताब्दी की शुरुआत में मानसून की खोज की गई, तो इस व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार पहले 2.5 शताब्दी तक दक्षिणी राज्यों और रोम के बीच लाभदायक व्यापार चलता रहा। बाद में इस व्यापार में आई गिरावट के साथ इन राज्यों का पतन होना भी शुरू हुआ। नई हेडिंग हमारा दोस्तों, धन और शक्ति। स्थानीय और विदेशी व्यापार दोनों ही राज्य के आय के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। फुहार के अधिकारियों के काम करने के तरीकों से हम अवगत हैं। जो व्यापारी अपने सामान अन्य जगहों पर ले जाकर बेचते थे, उनसे परिवहन चुंगी भी लिया जाता था। व्यापारी की सुरक्षा और तस्करी की रोकथाम के लिए सड़कों पर सैनिक निरंतर निगरानी रखते थे। युद्ध में लूटी गई संपत्तियों को भी राजकोषीय आय माना जाता था। किंतु युद्ध और राज्य अव्यवस्थाओं की वास्तविक नींव कृषि से मिलने वाली नियमित आय पर निर्भर थी। हालांकि ऐसी स्पष्ट नहीं है कि राजा द्वारा कृषि उत्पाद का कितना हिस्सा वसूला जाता था। प्रायद्वीपीय और उससे जुड़े अत्यंत उपजाऊ थे। यहाँ धान, रागी और गन्ने का उत्पादन होता था। कावेरी मुहाने के बारे में कहा गया है कि जितनी जगह में एक हाथी लेट सकता था, उतनी जमीन में 7 व्यक्तियों को खिलाने लायक कृषि होती थी। इसके अलावा तमिल क्षेत्र में अनाज, फल, काली मिर्ची और हल्दी की भी उपज होती थी। ऐसा लगता है कि इन सब में राजा का हिस्सा होता रहा होगा। जाहिर है कि किसानों द्वारा एकत्रित हुए करों से राज्य सेना को बनाए रखें, जिसमें इसमें बैल से खींचे जाने वाले रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। युद्ध में हाथियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। पांड्य के साम्राज्य में घोड़े को समुद्री रास्तों के द्वारा मंगवाया जाता था। सामंत और राजकुमार या सेना के कप्तान हाथी से चलते थे और सेनापति रथ से। पैदल सिपाही और घुड़सवार अपने पैरों की रक्षा के लिए चमड़े की चप्पल पहनते थे। पेज नंबर हमारा दोस्तों 204 है दोस्तों। और नई हेडिंग हमारा सामाजिक वर्गों का उदय। व्यापारिक आय। युद्ध में लूटी गई संपत्ति और कृषि से प्राप्त आमदनी ने राजा को वेतनभोगी सैनिकों को बनाए रखने और भाटों पुजारियों, जो अधिकतर ब्राह्मण होते थे, को भी शरण देने में सक्षम बनाया। तमिल में ब्राह्मण सबसे पहले संगम युग में आए। ब्राह्मणों को कभी न सताने वाला राजा आदर्श राजा कहलाता था। कई ब्राह्मण कवि थे, जिनकी रचनाओं के लिए उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत करते थे। कहा जाता है कि करकल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, पुरस्कार में दिया था, किंतु यह अतिशयोक्ति लगती है। स्वर्ण के अलावा कवियों या भाटों को नगद भूमि, रथ, घोड़े और यहाँ तक कि हाथी भी प्रदान किए जाते थे। तमिल ब्राह्मण मांस और मदिरा का भी सेवन करते थे। संगम ग्रंथों में क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण का विधिवत उल्लेख है। राज्य व्यवस्था और समाज में योद्धा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। औपचारिक समारोह में सेना के कप्तानों को अनादि की उपाधि से नवाजा जाता था। हालांकि वैश्यों के बारे में कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। चोलों और पांड्यों दोनों राज्यों में असैनिक और सैन्य कार्यालयों में वलाल या अमीर किसान के होते थे। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। इनके वैवाहिक संबंध वलालाओं के साथ होते थे, जबकि वलाल चौथी जाति में आते थे।
किंतु संवर्धित जमीन उनके पास ही थी, इसलिए वे कृषक वर्ग में आते थे। ये अमीर और गरीब दोनों होते थे। अमीर खेती में खुद काम नहीं करते थे, बल्कि खेतों में काम करने के लिए मजदूर रखते थे। ये मजदूर आमतौर पर सबसे निचले वर्ग कैडेसियस के होते थे, जिनकी स्थिति गुलामों से मिलती जुलती थी। कुछ कारीगरों को भी कृषि मजदूरों से अलग नहीं माना जाता था। पेरियार कृषि मजदूर थे। वे पशु की खाल निकालते थे, उन्हें चटाई के रूप में इस्तेमाल करते थे। कई अछूत और वनवासी अत्यधिक गरीबों से पीड़ित थे, दाने दाने को मोहताज थे। वे हमें संगम युग में व्याप्त सामाजिक असमानताओं का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। अमीर ईंट और गारे से बने पक्के घरों में रहते थे और गरीब झोंपड़ियों में। शहरों के अमीर व्यापारी घरों में की ऊपरी मंजिलों में रहते थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि संस्कार और धर्म का इस्तेमाल सामाजिक असमानता को बनाए रखने के लिए किया गया था या नहीं। यहाँ ब्राह्मणों और क्षत्रिय जातियों का उदय तो दिखता है, किंतु संगम युग की शुरुआत में वैसे घोर जाति भेद मौजूद नहीं था, जैसे कि संगम युग के अंतिम काल में हो गया था। नई हेडिंग हमारा दोस्तों, ब्राह्मणिक संस्कृति की शुरुआत। ईसा की शुरुआती शताब्दियों में तमिल क्षेत्र में जो राज्य और समाज स्थापित हुए, उन पर ब्राह्मणिक संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव दिखता है, किंतु यह प्रभाव तमिल क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से के ऊपरी वर्गों तक ही सीमित था। राजा वैदिक यज्ञ करते थे, वेदों के अनुयायी ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते थे, परंतु पहाड़ी क्षेत्र के लोगों द्वारा स्थानीय देवता मुरुगन की पूजा की जाती थी, जो मध्यकालीन युग के प्रारंभ में सुब्रमण्यम कहलाते थे। विष्णु की पूजा का भी उल्लेख किया गया है। शायद यह परंपरा बाद में शुरू हुई होगी। मृतकों के साथ जीवन उपयोगी वस्तुओं को दफन करने की महापाषाणिक प्रथा जारी रही। मृतकों के नाम ध्यान दिया जाता था। शवों को शमशान में जलाने की प्रथा अस्तित्व में आई। साथ में महापाषाण काल से चली आ रही दफनाने की परंपरा भी विद्यमान रही। पेज नंबर हमारा 205 है दोस्तों। नई हेडिंग है तमिल भाषा और संगम साहित्य। इसके बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम। ऐतिहासिक काल की शुरुआत में तमिल के जीवन के बारे में ऊपर जो भी बताया गया है, वे संगम साहित्य पर आधारित है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन भी था, जो संभवतः किन्हीं प्रमुखों या राजाओं के संरक्षणों में आयोजित होती थी। हालांकि हम ना तो ऐसे संगमों की संख्या जानते हैं, ना ही वह अवधि जब उन्हें आयोजित किया जाता था। 8वीं शताब्दी के मध्य में तमिल टिप्पणियों में कहा गया है कि 3 संगम 9,990 वर्षों तक चले। इनमें 8598 कवियों ने भाग लिया और 197 पांड्य राजा उनके संरक्षक थे। हालांकि यह अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, किंतु यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के संगम या बैठकें मूल रूप में राजाओं के संरक्षणों में आयोजित किए जाते थे। इन विधान सभाओं द्वारा तैयार किए गए जो भी साहित्य उपलब्ध हैं, सन 300 से 600 ईस्वी में संकलित किया गया था। हालांकि साहित्य में कुछ हिस्सों में दूसरी शताब्दी का वर्णन है, जिससे यह ईसा पूर्व दूसरी सदी के भी प्रतीत होते हैं। संगम साहित्य को 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता था, आख्यानात्मक, कथात्मक और उपदेशात्मक। इन आख्यान ग्रंथों को मेल कर्णकु या 18 महान ग्रंथ कहा जाता था। इसमें 18 प्रमुख कृतियां शामिल हैं, जिनमें 8 कथा संग्रह और 10 गीत या काव्य शामिल हैं। और उपदेशात्मक ग्रंथों को मेलकर्णकु या 18 लघु ग्रंथ कहा जाता था। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, संगम ग्रंथों में सामाजिक विकास। उपयुक्त दोनों प्रकार के ग्रंथ सामाजिक विकास के कई चरणों को दर्शाते हैं। इन आख्यान ग्रंथों को वीर गाथा काव्य भी कहा जाता है, जिनमें वीर नायकों की महिमा, निरंतर चलते रहने वाले युद्ध और पशुओं के छीनने के उल्लेख मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है, पेज नंबर 206 है दोस्तों, प्रारंभ में कि तमिल लोग मुख्य रूप से पशुचारक थे। संगम ग्रंथों में प्राचीन महापाषाण जीवन के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम महापाषाण लोग मुख्य रूप से पशुचारक, शिकारी और मछुआरे थे। हालांकि वे चावल का भी उत्पादन करते थे। प्रायद्वीपीय भारत में कई जगहों पर फावड़े और हाशिया के साक्ष्य मिले हैं, किंतु लोहे के फाल वाले हल नहीं प्राप्त होते। अन्य लोह वस्तुओं में पच्चड़, आदिम कुल्हाड़ी, तीर, लंबी तलवारें, बल्लम, बर्छी, भाला, घोड़े के नाल इत्यादि शामिल हैं। ये उपकरण मुख्य रूप से युद्ध और शिकार के लिए थे। संगम ग्रंथों में भी निरंतर युद्ध और पशुहरण का उल्लेख है। संगम ग्रंथों के अनुसार युद्ध की लूट से अर्जित संपत्ति आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ग्रंथ यह भी कहते थे कि नायक मरने पर पत्थर का टुकड़ा मात्र हो जाता था। यह हमें पत्थर के उन टुकड़ों की याद दिलाता है जो महापाषाण लोगों की कब्रों पर बनाए जाते थे। इसके बाद अपने परिवार और अन्य चीज़ों के लिए लड़ते हुए मारे जाने वाले वीरों के सम्मान में स्मारक स्वरूप वीर प्रस्तर
या स्मृति शिला की स्थापना की प्रथा शुरू हुई, जिसे वीरकल कहा गया। संभव है कि संगम ग्रंथों में वर्णित सामाजिक विकास की शुरुआती अवस्था प्राचीन महापाषाण काल से ही संबंधित हो। आख्यानक संगम ग्रंथ में राज्य के गठन संबंधी विचार मिलते हैं, जिसमें योद्धाओं के दल, कर व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के आरंभिक चरणों के अलावा व्यापार, वणिकों, कारीगरों और किसानों के बारे में पता चलता है। इनमें कांची, कोरकई, मदुरै, पुहार और उरैयूर जैसे कई शहरों का भी उल्लेख है, जिनमें पुहार या कावेरीपट्टनम सबसे प्रसिद्ध थे। इन संगम ग्रंथों में उल्लेखित कस्बों और आर्थिक गतिविधियों के प्रमाण यूनानी और रोमन दस्तावेजों के अलावा संगम स्थलों की खुदाई से भी मिले हैं। बहुत से संगम ग्रंथ प्राकृत या संस्कृत के ब्राह्मण विद्वानों द्वारा लिखे गए, जिनमें उपदेशात्मक ग्रंथ शामिल हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ में ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों का वर्णन है। इसके अलावा यह न केवल राजा और उनके नायक व्यवस्था के लिए, बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों और व्यवसायों के लिए भी आचार संहिता भी है। यह कहा जा सकता है कि यह संरचना ईसा की चौथी शताब्दी के बाद से ही संभव हुई होगी, जब पल्लवों के शासनकाल में राजाश्रित ब्राह्मणों की संख्या बढ़ गई थी। इन ग्रंथों में ग्राम दान तक तथा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली का भी उल्लेख है। संगम ग्रंथों के अलावा एक तोल्काप्पियम ग्रंथ है, जिसमें व्याकरण और काव्यों की चर्चा है। एक अन्य महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ तिरुकुरल में दार्शनिक विचार और सूक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त छठी शताब्दियों के आसपास रचे गए तमिल के दो महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेकले हैं। शिल्पाधिकारम ग्रंथ तमिल साहित्य का सबसे उज्ज्वल रत्न माना जाता है। इसमें एक प्रेम कहानी है, जिसमें कोवलन नामक एक अमीर सम्मानित व्यक्ति एक कुलीन परिवार से आने वाली अपनी पत्नी कन्नगी की बजाय कावेरीपट्टनम के माधवी नामक वैश्या को पसंद करता है। इसके लेखक एक जैन प्रतीत होते हैं, जिन्होंने पूरे तमिल राज्य में इस कहानी के दृश्यों को स्थापित करने की कोशिश की। दूसरा महाकाव्य मणिमेकले मदुरै के अनाज के एक व्यापारी द्वारा रचित है। यह कोवलन और माधवी से जन्म लेने वाली बेटी के साहसिक वर्णनों से संबंधित है। यह केवलन और माधवी से जन्म लेने वाली बेटे के साहसिक वर्णनों से संबंधित है। हालांकि यह महाकाव्य साहित्यिक काम धार्मिक ज्यादा है। दोनों महाकाव्यों की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि इनके लेखक दूसरी शताब्दी के चेर राजा सेंगुतवन के दोस्तों और समकालीन थे। यद्यपि इन महाकाव्यों की शुरुआत इतनी जल्दी नहीं हुई होगी, क्योंकि इनमें लगभग छठी शताब्दी तक के तमिल लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ईस्वी सन के प्रारंभ से ही तमिलों को लेखन की कला का ज्ञान था। ब्राह्मणी लिपि में अशोक के 12 अभिलेखों की खोज दक्षिण क्षेत्रों में हुई, जिनमें से आंध्र में 3 और कर्नाटक में 9 अभिलेख पाए गए हैं। लगभग 2 शताब्दी बाद ब्राह्मणी लिपि में छोटे छोटे प्रश्नोत्तर अभिलेख प्राकृतिक गुफाओं से भी मिले हैं, जिनमें मदुरै मुख्य क्षेत्र में था, जिनमें प्राकृत शब्दों के साथ मिश्रित तमिल का प्रारंभिक स्वरूप दिखलाई देता है। ईसा पूर्व दूसरी पहली शताब्दियों से संबंधित, जब जैन और बौद्ध प्रचारक इस क्षेत्र में आए, हाल के उत्खननों से अभिलिखित मृदभंड पाए गए हैं, जिनमें ईसा की शुरुआती तमिल भाषा की शैली का पता चलता है। ईस्वी सन की शुरुआत में प्रचुर संगम साहित्य का निर्माण हुआ, हालांकि इसे अंततः सन 600 के आसपास ही संकलित किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा सुदूर दक्षिण में इतिहास का उद्भव चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नई चैप्टर में, जिसका नाम है 23वां चैप्टर है हमारा शिल्प, वाणिज्य और शहरी विकास, ईसा पूर्व 200 सन 250। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।